मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने जो लोग आए हैं उन सबको धन्यवाद और ऑर्गेनाइजर जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उनको भी धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आज का जो मकसद था वो विश्व शांति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, तो उसमें खास करके इस क्षेत्र में जिसके हम सब गवाह हैं। मैं तो पहली बार मुस्तफाबाद उसी हिंसा के, जिसको मैं दंगा नहीं बोलता हूँ, ये सीधा सीधा कम्युनल जो सांप्रदायिक हमला था, वो दंगा नहीं था, हमला था। और उस हमले में मारे गए तमाम और तरह से नुकसान, उन सबको हमने देखा था। मुझे आज भी याद है वो चेहरा जिसकी दोनों भी आंखें ये सिर से जला दी गई थी। और उस समय कॉमरेड वृंदा करा, सुभाषिनी अली और हम लोग सब सेवा, ये लोग सब इस पूरे इलाके में इन विक्टिम फैमिली के घर गए थे। आज उस दिन को याद करने का भी दिन है। याद करना इसलिए क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, इतिहास है, वो हमें सिखाता है, भविष्य की ओर भी जाना सिखाता है। इसीलिए हमें अतीत को, इन घटनाओं को, उनसे सबक लेते हुए आगे चलने का मकसद होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो जो सोच कर आया हूँ कि इस पर मैं अपना वक्तव्य रखूंगा कि इस शांति को, जो विश्व शांति है, उस शांति को हम कैसे समझें। क्या शांति पुकारने से शांति हो जाए? हम सब शांति का पाठ पढ़ना शुरू करें, क्या सब चारों तरफ शांति हो जाए? आखिर एक सवाल है कि किसको युद्ध चाहिए? युद्ध किसको चाहिए? क्या आपको चाहिए? किसानों को चाहिए? मजदूरों को चाहिए? महिलाओं को चाहिए? या उन बेरोजगार युवकों को युद्ध चाहिए? किसको आखिर युद्ध चाहिए? आप देखिए, चारों तरफ युद्ध का वातावरण है। उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और सबसे भयानक हिंसा गाजा में हम सब देख रहे हैं। और ऐसी हिंसा जिसका कि कोई दूसरा उदाहरण अतीत में भी दिखाई नहीं देता, जहां एक पूरे मुल्क को भूख से तड़पा कर मारने का काम किया जा रहा है। और आप देखिए कि चारों तरफ उसके जो अरब कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर ये जो तमाम युद्ध हैं वो हो क्यों रहे? किसको चाहिए ये युद्ध? ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ इसी नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा हुई, आखिर किसको चाहिए था ये? आप ध्यान से देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सीए, एनआरसी, ये जो कानून था, उससे जो एक भेदभाव पैदा हो रहा था सांप्रदायिकता के आधार पर, उसके खिलाफ सीए का आंदोलन था, एक डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक आंदोलन था, और उसको युद्ध भूमि में बदल दिया गया। किसको चाहिए? ये एक सवाल है, जिस सवाल को अगर हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, तभी शायद हम उनको पहचान पाएंगे जिनको युद्ध चाहिए। और युद्ध का कोई पूरा इतिहास, आपको युद्ध का इतिहास दिखाई देगा।
पहले एक कहावत होती थी कि युद्ध लड़ाई किस लिए होती है। आप लोग सब जानते हैं, उसमें गलत तरीके से एक जोड़ा जाता है। ये दो होते हैं, जड़, जमीन और जोड़ू। ये जोड़ू भी असल में जड़ और जमीन का ही मसला है, क्योंकि अपना बच्चा चाहिए जिसके जरिए संपत्ति को दूसरे अपने बेटे तक ट्रांसफर कर सके, इसीलिए जोड़ू चाहिए। आप देखो ध्यान से, तो पूरा का पूरा युद्ध ही इस संपत्ति को लेकर, जड़ और जमीन को लेकर, और चाहे वो व्यक्ति से मसला हो या देश का देश। आज जो पूरा का पूरा यूक्रेन और रूस का युद्ध है, उसके पीछे कौन है? वही अमेरिका आपको दिखाई देगा। आप देखें, फिलिस्तीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। कहां से हथियार आ रहा है उस युद्ध के लिए? वही अमेरिका आपको दिखाई देगा। तो ये जो अमेरिका है, उस अमेरिका के चरित्र को पहचानना जरूरी है। यही वो अमेरिका था जिसने जापान पर भी परमाणु बम गिराए थे, जिसका कि एक नहीं कई पीढ़ियों तक नुकसान होता रहा, और आज भी वो उसी परमाणु हथियार के दम पर धमकी जो है तमाम दुनिया को देता है। तो समझने की जरूरत है कि आखिर इस युद्ध के पीछे ये जो ताकत है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी नुमाइंदगी करता है, और इनका मकसद क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में ही एक बात कही कि किसको युद्ध चाहिए? क्या महिलाओं को चाहिए? क्या मजदूरों को चाहिए? क्या किसानों को चाहिए? क्या युवाओं को चाहिए? नहीं। जब तक शांति रहेगी तभी इनके घर चलेंगे, इनका रसोई चलेगा, इनको काम तभी मिलेगा। अगर युद्ध होगा तो इनके घर नहीं चलेगा। जो तेल शांति में 50 और 60 रुपए का था, युद्ध में वही 100 रुपए हो जाएगा। जो अनाज शांति में 20 और 25 रुपए किलो होगा, वही युद्ध में 100 रुपए किलो बिकेगा। अभी याद है हाल के ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर, और क्या हुआ उसके बाद? देखते देखते लूट शुरू हो गई। तो युद्ध जब भी होगा उसका असर सीधा गरीबों पर पड़ेगा। हिंसा जब भी होगी उसकी मार किस पर पड़ेगी? आप देख लो उन लिस्ट को, जो विक्टिम फैमिली है, जो मारे गए लोग हैं। हमने, क्योंकि मैं तो उन घरों में गया हूं, उन जितने लोग मारे गए थे, एक भी ऐसा घर नहीं था जो गरीबों का ना हो। और बहुत गरीब लोग जो काम से लौट रहे थे और उनको मारा गया। क्या किसी अमीर का बच्चा मरा? नहीं। मारने वाले भी कौन? वही गरीब तबके के, और मरने वाला कौन? वो भी वही गरीब तबके। ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि ये युद्ध या सांप्रदायिक हिंसा, उसका मकसद क्या है। तभी शायद हम शांति के पाठ से भले ही शांति ना हो, लेकिन अगर हम मकसद समझते हैं, अगर हम मकसद समझ जाए, तो हम इस युद्ध के खिलाफ एक वातावरण बना सकते। आप ध्यान से देखें, ये जो भारत और पाकिस्तान दो जो
सबसे पड़ोसी मुल्क, उधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर श्रीलंका, चारों तरफ अगर देखें तो इन 25-30 साल के जो नीतियां रही हैं, जिसको हम नव उदारवादी नीति कहते हैं, जिसमें पूंजी की छूट है कि वो जहां जाए वहां जाए, मुनाफा कमाए, उसको कोई रोके नहीं, उसको कोई टोके नहीं। लेकिन आप अगर वीजा लगाएंगे, आपको अगर लगता है कि अमेरिका में नौकरी मिल सकती है, आप अमेरिका जाना चाहेंगे, तो आपको वीजा पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, घूमने जाएंगे तो मिल जाएगा, यानी खर्च करने जाएंगे तो मिल जाएगा, मजदूरी करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन पूंजी जो है वो अमेरिका की पूंजी भारत आ सकती है, भारत की पूंजी अमेरिका जा सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं। इसी नीति को उदारवादी नीति कहते हैं। उदारता मजदूरों के प्रति नहीं, बल्कि उदारता पूंजी के प्रति। और ये पूंजी के प्रति जो उदारता है, वही उसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और जब ज्यादा मुनाफा होगा, यानी मजदूरों का नुकसान, मजदूरों का जो हक है, आप देखो 10-8 घंटे जो काम करते थे, आज वो 12 घंटे काम। उनको कोई यूनियन न बना सके, अपने हक की लड़ाई न लड़ सके, इसके लिए श्रम कानून आएगा, इसके लिए लेबर लॉ है। ये मजदूर जो है वो आपस में एकताबद्ध ना हो जाए, अपने हक के लिए इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए इनको हिंदू और मुसलमान बना दो, इसलिए इसको जातियों में बांट दो। आप ध्यान से देखेंगे, यही नीति लगातार चल रही है। पूरे समाज में जाति और धर्म के आधार पर एक विभाजन क्रिएट किया जाए, जिसका मकसद है कि मजदूर वर्ग की एकता खत्म हो, वो अपने हक के लिए खड़ा न हो। तो मजदूर तो हमेशा चाहेगा कि शांति हो, अगर शांति होगी तभी उसका हक मिलेगा, उसका घर चलेगा। दूसरे तरफ जो मालिक है, जो जैसा मैंने आपको कहा, आज के डेट में किस कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है, किस देश का पैसा लगा हुआ है, आप हम नहीं जानते। ये ग्लोबल कैपिटल, दुनिया भर की आवारा पूंजी है। ये आवारा पूंजी, आवारा कौन होता है? जो जिसका कोई ठिकाना घर नहीं है, ठिकाना नहीं। तो ये पूंजी आज आवारा है, जो कहीं भी मुनाफा कमाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, आज वही हो रहा है। और इसी आवारा पूंजी को हमारे शासक, हमारी सत्ता, हमारी सरकार उसका समर्थन करती है। आप ध्यान कीजिए, ये पूरा का पूरा जिसको हम लोग सब देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्राइवेटाइजेशन होना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? कि सरकारी मतलब हम सब की, और उसको व्यक्तिगत बना दे। आज अडानी अंबानी तो कई गुना तरक्की कर गए, लेकिन जनता जो है वो अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि इससे जो उपजा हुआ असंतोष है, हम सब उस असंतोष का शिकार है। सब में, मजदूरों में, गरीबों में असंतोष भरा हुआ है। अब ये असंतोष जो है वो कहीं फूट न पड़े, और इसीलिए इस असंतोष को डिवाइड एंड रूल, ये जो अंग्रेजों का शासन था, बांटो और राज करो, इसी बांटने और राज करने की जो नीति है, वही है युद्ध की नीति, अशांति की नीति, सांप्रदायिकता की नीति। और उसी का शिकार यहाँ हम लोगों ने सबने देखा है कि इस पूरे इलाके में वही अशांति थी, उसी को बांटने की राजनीति थी। तो मेरा कहना है, मुझे लगता है कि समय मुझे 15 मिनट कहा गया, 20 मिनट कहा गया था, तो समय करीब करीब पूरा हो रहा है। मैं अपनी बात को समेटते हुए रखना चाहता हूँ कि शांति एक चीज है और मुर्दा शांति दूसरी चीज है। हमें शांति तो चाहिए,
लेकिन मुर्दा शांति नहीं। और मैं पास की एक कविता पढ़ के अपनी बात खत्म करूं। पास की कविता है, इसका नाम है सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहनी सी चुप्पी के जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की नौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तरफ का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। धन्यवाद।